तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था ऐसा 2005 के पहले होता था जी, 2005 के बाद होता था जी, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने। मतलब उनका कहने का आशय ये था कि जो कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या हुई है पारस हॉस्पिटल में घुस करके, उनका कहना था कि हॉस्पिटल में घुस करके कहीं अपराधियों की हत्या, जो कथित जंगल राज है, जो उनके बाबूजी का के ऊपर आरोप है जंगल राज का, उसमें हुई थी। तो उसका एक शख्स ने इतना अच्छा जवाब दिया जो चर्चा का विषय है। मैं उन्हीं के साथ बैठा हूं, इनका परिचय और मेरा परिचय। सबसे पहले मेरा नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज, और मेरे ऑफिस में अभी आए हुए हैं सागर सूरज सर। सागर सूरज सर हिंदुस्तान टाइम्स के ख्यातिलब्ध पत्रकार, वरीय पत्रकार हैं और बॉर्डर न्यूज मिरर के एडिटर इन चीफ हैं। तो इन्होंने ही तेजस्वी यादव के पोस्ट को शेयर करके लिखा था कि होता था ना जी। अब देखिए क्या होता था। चंदन मिश्रा पटना में एक कुख्यात गैंगस्टर को 5 या 6 अपराधी, वीडियो में दिख रहा है, वो लोग आते हैं और पेज से फिल्म स्टाइल में पिस्टल निकालते हैं, कॉक करते हैं और दे दनादन गोलियों की बौछार होती है। चंदन मिश्रा मारा जाता है। जब चंदन मिश्रा मारा जाता है तो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उस चीज को खूब भुनाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में फिर से जंगल राज, वही जो 90 के दशक वाला जंगल राज था, वो आ चुका है, क्योंकि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि हॉस्पिटल में घुस करके और किसी की हत्या कर दे रहे हैं। तो सागर सूरज सर ने एक अपने पोस्ट से एक बात याद दिला दी जो तेजस्वी यादव जी की बोलती बंद हो गई, और अभी नॉर्थ बिहार में सबसे ज्यादा उस पोस्ट को लोगों में वो चर्चा का विषय है, उसको लोग शेयर भी कर रहे हैं। वायरल है सर का पोस्ट। क्या पोस्ट था पहले सर बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। पंकज जी, ऐसा था कि उसमें तेजस्वी जी का एक पोस्ट आया जिसमें लिखा गया था कि जो पटना में हत्या की घटना वारदात को जो अंजाम दिया गया है 5 अपराधियों द्वारा, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है और दिखते हुए वो लोग जा रहे हैं और गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोलियों से मारते हैं, उस पूरे प्रीमिसेस में कोई दिख नहीं रहा है उस वक्त, और उसकी हत्या होती है। उसके बारे में लिखते हैं कि जैसे पारस में हत्या हुआ, पारस में जिस तरीके से हत्या हुआ, क्या 2005 से पहले ऐसा होता था जी? ये जो तकिया कलाम नीतीश जी इस्तेमाल करते हैं, जैसे होता था जी, पहले ऐसा होता था जी, बार बार नीतीश कुमार बोलते रहे, तो यानी कि उनका कटाक्ष था। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उस पर लिखा कि होता था ना जी, आपके ही पीरियड में, आपके ही टाइम में, आपके ही ऊर्जा मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की IGMS में जो सरकार की एक बड़ा अस्पताल है, जहां आपके सुरक्षा कर्मियों के बीच रह रहे थे और अस्पताल के भीतर घुसकर श्री प्रकाश शुक्ला ने 47 से हम हत्या किया था। मंत्री की हत्या हुई थी और 47 मामूली गैंगस्टर था और एक प्राइवेट अस्पताल में हुई थी। हालांकि हम लोग इस घटना को समर्थन नहीं दे रहे हैं, अपराध तो अपराध है, लेकिन उनका जो एक कमेंट था, उस कमेंट पर हमने जवाब दिया था कि भाई ऐसा हुआ है, खूब हुआ है और होता रहा। और बताइए, पुलिस कस्टडी में ही देवेंद्र दुबे को ऊपर मोतिहारी में गोली चली थी ना, गोली मारी गई थी ना, मारे गए थे, है ना। तो ऐसी घटनाएं तो कितनी घटी, और सब 90 के दशक में, इनके पिताजी के कार्यकाल में, पिताजी और माताजी के कार्यकाल, और इनके मंत्री की हत्या हुई। और धनी व्यक्ति थोड़ी थे, ऊर्जा मंत्री थे। उनकी अच्छा, उनका सुरक्षा कितने लेयर में वहां पे थी? देखिए वहां पे जो है उनके अपने 30 से 35 लोग तो प्राइवेट गार्ड थे, प्राइवेट गार्ड। जी माननीय मंत्री इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान में वो जो है वो एक्चुअली जेल गए थे। सेम कहानी इनकी ही थी, चंदन मिश्रा की कहानी थी। हालांकि ये मंत्री थे, वो एक गैंगस्टर था। चंदन मिश्रा आजीवन कारावास था, पेरोल पे बाहर निकला था इलाज कराने के लिए, और ये जेल से ही आए थे क्योंकि ये एडमिशन घोटाले में ब्रज बिहारी जेल गए थे और उसी में वो पेरोल पर आए थे आपके इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। और उनके 30-35 अपने गार्ड थे, प्राइवेट आर्मी थी उनकी आर्मी। अच्छा, और साथ में जो सरकार की जो गार्ड थी वो भी लगभग 2 दर्जन थी, सरकार जो सुरक्षा गार्ड दिया जो मंत्री को, क्योंकि बिहार के बहुत दबंग मंत्री कहे जाते थे, ऊर्जा मंत्री थे और लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड कहे जाते थे। हालांकि बाद में रमा देवी जी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि यह हत्या तेजस्वी जी के पूज्य पिताजी के इशारे पे की गई थी। ऐसा आरोप रमा देवी लगाई थी, बिहारी जी की पत्नी, जो सांसद शिवहर से भाजपा की है, ठीक है, पहले RJD से भी सांसद रह चुकी है, चुनाव लड़ चुकी है। तो ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तेजस्वी जी के पूज्य पिताजी पे आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ये हत्या करवाई थी। तो पटना में एक मंत्री की हत्या
बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में उतना सुरक्षा कर्मियों के बीच में पहले तो अस्पताल का गार्ड, जंगल राज तो इसी को कहा जाएगा, अस्पताल के गार्ड को गार्ड, फिर 30-35 उनका प्राइवेट गार्ड और तब एक मंत्री का पूरा प्रोटोकॉल। अब इसी को जंगल राज शायद कहा जाता है। बिल्कुल। और जो गैंगस्टर चंदन की हत्या हुई है सर, यहाँ मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि उस समय के दौर के आप पत्रकार हैं, 90 के दशक के पत्रकार, जिस राज को कोर्ट ने जंगल राज कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो 2-3 हत्याएं पटना में हुई हैं, वो सारी हत्याएं जो है वो पुलिस चाह करके भी कैसे रोकती। अब एक वकील की हत्या हुई तो कारण ये था कि उनके बेटी का बॉयफ्रेंड जो था उसने हत्या कराई थी। वो लड़की कथित रूप से कोर्ट मैरिज कर ली थी, उनकी लड़की वकील साहब की जो थी कथित रूप से कोर्ट मैरिज कर ली थी, और लड़का दूसरे धर्म का थी। तो दूसरे धर्म के लड़का से ये लड़की जो है वो कोर्ट मैरिज की थी। वकील साहब को नागवार गुजर रहा था और वकील साहब इसकी सहमति नहीं दे रहे थे, तो उस लड़के ने इनकी हत्या करा दी। उसको लगा कि इनकी हत्या कराने के बाद हम लोग, देखिए पंकज जी, ऐसी जो हत्याएं हो रही है, जो क्राइम का रेट बढ़ा है, एस्सॉल्ट ऑफ क्राइम जो बिहार में हुआ है, इसकी तो हम भर्त्सना करते हैं और इस पे पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, डीजीपी साहब को, मुख्यमंत्री को इस पर और ज्यादा जो है करनी चाहिए। लेकिन अगर इन क्राइमों को, इन घटनाओं की तुलना अगर लालू प्रसाद यादव के टेन्योर की जो क्राइम थी उससे आप करते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आप ये तो समझ रहे हैं ना कि अभी जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही। आज जिस तरीके से शहाबुद्दीन को प्रोटेक्शन मिल रहा था, जिस तरीके से दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या कर दी जाती थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम तो नहीं था। उस वक्त जो है हेमंत शाही की हत्या हुई, आपको पता है। आपको पता है किस तरीके से चुनाव किरण शुक्ला लड़ रही थी और यहाँ से छोटन शुक्ला जा रहे थे और हत्या हुई छोटन शुक्ला की, जिसमें ब्रिज बिहारी का नाम आया। चुनाव लड़ रहे थे और रामा देवी भी चुनाव लड़ रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन मोतिहारी से, और उधर देवेंद्र दुबे लड़ रहे थे, और ये जो है एक आध बूथ कैंसिल हुआ था और उसी कैंसिल बूथ पे सेकंड डे चुनाव होना था, उसी में सब लोग घूम रहे थे, उसी में देवेंद्र दुबे भी घूम रहे थे। इसी बीच पड़ाव हुआ और गोली मार दी गई, कई गोलियों से मतलब हत्या कर दी गई, और उसमें जो है नेम्ड एक्यूज विनोद सिंह बने, ब्रिज बिहारी बने, ये लोग बने ना बने। नहीं तो उस तौर पर भी हम आपसे सर सवाल पूछ लेंगे, बात भी कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी की जो हत्याएं हो रही हैं, और जैसे चंदन मिश्रा की जो हत्या है वो कथित रूप से एक जमीन का बड़ा प्लॉट था। चंदन मिश्रा जो है वो कह करके कि आज मारूंगा और आज मारता था, 2 दिन बाद मारूंगा डेट दे के मारता था। बहुत बड़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर और वो गैंगस्टर था, तो मारता था और बाद में वो जमीन कारोबार में आ गया। तो जमीन के लिए जो है वो ये हत्या हुई है उनकी, एक कोई प्लॉट पे डिस्प्यूट था। दूसरा, एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसके फादर को मारा। तीसरा, आपने एक घटना देखा होगा, आरा स्टेशन पे एक लड़का जाता है जो लड़की को गोली मार देता है, उसके बाद लड़की के बाप को गोली मारता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। वो भी वहां भी लव ट्रायंगल था। फिर एक जगह आपने सुना होगा कि छत पे लड़की सोई हुई थी, दोनों बहन को मार दिया, तलवार से काट दिया और जो है इसको काट दिया। और एक बालू माफिया थे पटना के, उनकी हत्या हुई। उनकी हत्या में आरोप ये है कि उस लड़का जिसने हत्या किया है उनका, उसको ये सूद पे पैसा दिए हुए थे, और सूद का पैसा, जितना पैसा मूलधन था उससे ज्यादा वो सूद दे दिया था। फिर भी उसके साथ उसके फादर या उसके साथ कुछ ये जो है वो बदतमीजी किए थे। तो इसको लगा कि भाई अगर मैंने एक, मतलब मैं अमाउंट बता रहा हूँ, अमाउंट हालांकि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर 5 लाख रुपया मैंने लिया है और 8 लाख मैं दे दिया हूँ, तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो 8 लाख सूद था, मूलधन अभी बाकी है, उसका भी सूद दो, मूलधन भी दो, फिर वो सूद का जो है चक्रवृद्धि ब्याज दो। तो सूदखोरी के कारण जो हत्या हुई है, तो ये तरह की जो हत्याएं हैं वो अवश्यंभावी है। हालांकि ये भी बहुत गलत है। सरकार को सूदखोरी पर भी सॉल्यूशन पर हम लोग आएंगे। पहले आप उस दौर की एक बात बताइए कि अभी भी खूब अपराध हो रहे हैं, जम के अपराध हो रहे हैं, दनादन गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, खूब खून बह रहा है। मानसून में कन्हैया कुमार लिखते हैं कि इस बार के मानसून में पानी से ज्यादा खून बहा बिहार में। तो क्या यह सच है या नहीं है? सही में ये जंगल राज है या इससे कुछ अलग था वो जंगल राज? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है ये क्राइम नहीं हो रही है, ये रूटीन क्राइम हो रही है जो दशकों से होती रही है, पहले से भी होती रही है। जड़, जोरू, जमीन, ये 3 जो है रूट कॉज होते हैं क्राइम के। इन्हीं कारणों की वजह से ये सारी हत्याएं हो रही हैं। पहले भी होती थी, आज भी होती है, और आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। थोड़ा कम होगा अगर शासन प्रशासन ज्यादा मुस्तैद रहता है तो, अगर नहीं रहता है तो ज्यादा होगी, ये हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम की बात, सूरजभान सिंह के मतलब सत्ता संरक्षित, यानी जो मतलब लालू यादव या राबड़ी यादव लोग जो संरक्षण। आपको मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। घटना 1992 की है। एक जीप उस वक्त रखते थे लोग, एक मेरे परिचित थे, वो उनके जीप को किसी ने पिस्टल दिखा के जीप को छीन लिया कोई अपराधी। जानकारी मिली कि लालू
प्रसाद यादव जी के, राजद के एक विधायक जो साहेबगंज के विधायक थे, नाम नहीं रखता, तत्कालीन वो एमएलए थे, वो चाहेंगे तो मिल जाएगा, वो रिकवरी हो जाएगी। वहां हम लोग गए, हम लोग देखा कि उनका बिल्डिंग है, बीच में घर बना हुआ है, घर के बगल में शेड है, शेड में वो गाड़ी लगी हुई है। और हम लोग जाके उस विधायक जी से बात हम लोगों ने की। बात करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा, कहा कि देखिए ना, ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं, इनका किसी अपराधी ने परचेज छीन लिया है, रास्ते में कहीं अपराधी ने इनका जीप छीन लिया है, ये आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा, थोड़ा खर्चा पानी है, कुछ देना पड़ेगा, लड़का सबका मिल जाएगा। तो बताइए, एक विधायक, और ये घटना के अलावा कई घटनाएं हैं साधु यादव जी का, ये सारे लोग जो है, ये घटनाएं होती थी, अपहरण उद्योग चलता था, लोगों को पिकअप कर लिया फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास में तय होती थी, वहां डिसाइड होता था कितना देना है, कितना लेना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। ये सारी बातें आई हैं और पुलिस रिकॉर्ड में आई है सारी बातें, और ये आपका कोर्ट के रिकॉर्ड में आई है, ये एलिगेशन नहीं है। उन दिनों है ना कि आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ। हाँ, आज के दौर में दलित आईएएस की पत्नी का महीनों एक विधायक के बेटा ने बलात्कार किया, और सालों वर्षों ये लोग दलित कितने बड़े सिंपैथाइजर बन रहे हैं, है ना। एक आईएएस की पत्नी, आईएएस उसकी पत्नी के साथ इन लोगों ने ऐसा किया, इतने दिनों तक बलात्कार किया। तो बताइए आम आदमी के साथ उस वक्त क्या होता था? 6 बजे के बाद जो है बाइक लेकर कोई निकलता था क्या? कोई नहीं। हम लोग अगर 6:02 हो जाता था तो उस 2 मिनट में परिवार के साथ से टंगा जाती थी। पुलिस भी सोती थी क्या? आज एप्लीकेशन लेकर के लोग थाने नहीं जाते थे, लोग किसी अपराधी के घर जाते थे। उस एरिया का जो अपराधी होता था उसके यहाँ जाते थे कि भाई फलाने व्यक्ति के पास आया हूँ सर, देखिए हमारा जो है पट्टीदार हमको ऐसे कर दिया वैसे कर, जो आज थानों में आवेदन होते हैं वो डिसाइड करता है। अगर थाना जिस तरह नहीं सुनता है तो उसके बाद लोग एसपी साहब के पास जाते हैं। उन दिनों क्या होता था कि अगर लोकल क्रिमिनल नहीं सुनता था तो उसके ऊपर का क्रिमिनल जो जेल में बैठा होता था उसको ले जाकर के जेल में पर्ची दी जाती थी, या जेल का दरवाजा खुलता था, और खुलने के बाद वो डॉन जो है वो बड़ा सा कुर्सी लगाता था, उसके सैकड़ों गुर्गे हथियार सहित जेल में जो है खड़े रहते थे, और उसके दरबार में पंचायती होती थी, और जो कह देता था वही सजा मुकर्रर हो जाती थी। वो दौर हम लोगों ने 90 का देखा। जैसे नक्सलों का कंगारू कोट लगता था ना, वैसे इन लोग को लगता था। साबुद्दीन का तो जेल में साबुद्दीन का तो जेल में कोट लगता था। जंगल राज उसी को बोलते हैं ना, जंगल राज बोलते। आप जेल में आप कैदी को भेजते हैं, मोतिहारी सेंट्रल जेल के बगल में है। हम देखते थे क्या कि दिन भर कैदी सब जेल में रहता था, रात में जाकर के अपने गर्लफ्रेंड से मिलता था या पत्नी के पास होता था। तो वो दौर हम लोगों ने देखा है सर। तो अच्छा सर, एक चीज अब यहाँ पे अब जो आंकड़ों पर बात होती है, पहली बात तो ये है कि मैं अभी भी बता दूं कि स्टेट क्राइम का जो ब्यूरो है वो, और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके तहत प्रति लाख जघन्य अपराधों की संख्या में 1990 के दशक के तुलना में अभी बहुत कमी है। चुनावी वर्ष है, ये सारी न्यूज बन जा रही है, अलग चीज है, लेकिन बहुत कमी है। लेकिन कमी मात्र से संतुष्टि हम लोगों को नहीं है, ये जीरो होना चाहिए, क्राइम जीरो होना चाहिए, अपराध होना चाहिए। लेकिन वो आंकड़े भी झूठे थे। कैसे झूठे थे? क्योंकि गंगा में तैरती लाशें, गंडक में जो है हमेशा जो लाश को ये जो है मछलियां खाती थी। एफआईआर दर्ज कहाँ होता था? एफआईआर दर्ज नहीं होता था। आप लोग बात करेंगे एफआईआर दर्ज होना चाहिए ना। आप ये बताइए कि उस वक्त आपको भागल यादव थे जी, ठीक है, जितने ये दस्यु सरगना जिसको मिनी चंबल कहा जाता था वेस्ट चंपारण में, ठीक है ना, जंगलों में रहते थे, सारा दियारा क्षेत्र में उन लोग का कब्जा था, और ये लोग डिसाइड करते थे कि बेतिया से कौन चुनाव लड़ेगा, किस विधान। सतन यादव तो बजाते जो है विधायक भी रहा, सतन यादव डाकू तो विधायक भी रहा, ठीक है ना, विधायक भी रहा, एमएलए भी रहा। तो ये लोग डिसाइड करते थे किसको देना है। और सरकार थी जिस पर आरोप लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है कि ये जंगल राज के पोषक थे, ये लोगों के क्राइटेरिया वही था जिसके बाद जितना ज्यादा केस है, जितना बड़ा दबंग है, उसी को टिकट, ज्यादा हत्या किया, टिकट उसी को मिलती थी। पहले शरीफ को टिकट थोड़ी मिलती थी। नहीं, अपराध की जो मानसिकता है ना सर, वो 90 के दशक के बाद बढ़ी है। हाँ, ये चीज फेलियर है नीतीश सरकार का कि अब तक उसको ये जीरो नहीं कर पाए। अपराध के मामले में फेल भी है, लेकिन जंगल राज इसको नहीं कह सकते हैं, है ना। अपराध के मामले में भी फेल है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मोतिहारी एसपी तो बहुत अच्छा, हम लोग के यहाँ जिले में तो बहुत कंट्रोल है, लेकिन जो ओवरऑल बिहार की जो सिनेरियो दिख रही है, अपराधें हो रही है, ऐसा डेयरिंग घटना कोई कैसे कर सकता है कि आप जा रहे हैं 5-6 पिस्टल निकाल रहे हैं और बिल्कुल जो वीडियो वायरल हो रही है और जाके हत्या कर दे रहे हैं। और उस हॉस्पिटल वाले को देखिए, परिजन से नहीं किसी को मिलने देता है, और सारे के सारे अपराधी जा रहे हैं और पूरे पैसेज में कोई दिख नहीं रहा है।
उसका अपना गार्ड भी होगा। यहाँ एक मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो जो पिस्टल दिख रहा है, सीसीटीवी का जमाना है तो दिख रहा है। हम लोग इन आंखों से लाइव देखे हुए हैं कि गांव में अगर मैच आता था तो कितना राइफल, कितना जो है वो उसकी तुलना तो आप कर ही नहीं सकते हैं, है ना। उसकी तुलना नचाते थे, और नचनिया के नाच पर जो उतना फायरिंग हो जाता है, वो तो बिल्कुल जो कमजोर होता था उसको गोली मार दी जाती थी, पेट फाड़ करके गंडक में, गंगा में फेंक दिया जाता। वो जो 90 का दशक की स्थिति थी उसकी कंपेयर तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में भी वर्तमान का अपराध नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये अपराध है, ये अपराध के जो कारण मैंने बताया, इन कारणों की वजह से ये अपराध हो रहे हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन तत्कालीन जो बातें थी बताइए ना, हर इलाके वाइज अलग अलग लॉर्ड हुआ करते थे उस समय। कौन है? एक तरफ जो है सुजभान सिंह, दूसरी तरफ इधर नॉर्थ बिहार में आज छोटे शुक्ला बंधु, 3 लोग। उसके पहले अशोक सम्राट, चंदेश्वर सिंह को अशोक सम्राट ने गोली मारी, ठीक है। और इधर जो है ये जब इनकी हत्या हो गई, केसरिया से चुनाव किरण शुक्ला लड़ रही थी 90 में विधानसभा, ये जा रहे थे तो रास्ते में मार दिया गया। ब्रिज बिहारी पर आरोप लगा, भुट्टो शुक्ला की हत्या कर दी गई। जब इसका बदला भुट्टो शुक्ला ने लिया, ये ब्रिज बिहारी के राइट हैंड ओंकार सिंह को चांदनी चौक पे मारा 47 से, और बजाते उलट के देखा कि मारा कि नहीं मारा। चांदनी चौक मुजफ्फरपुर का पॉश इलाका होता है चौक, है ना, आज भी और तभी था। बिहारी का राइट हैंड आईएएस ऑफिसर को कुछ करके मार दिया गया, और उसी में प्रोसेशन हुआ जिसमें ये आपके आनंद मोहन ये शुक्ला बंधु की तरफ से आरोप लगा था, भाषण कर रहे थे, और मोब जो है एक्साइटेड था बुरी तरह से, और ये गुजर रहे थे डीएम साहब, उनकी कुछ हत्या कर दी गई। तो ऐसा तो होता था, लॉ एंड ऑर्डर था कहाँ? जिलाधिकारी को हत्या करने में कोई नहीं सोचता था, जिलाधिकारी की पत्नी का बलात्कार होने में कोई, जिलाधिकारी की हत्या करना, उसकी पत्नी को बलात्कार करना, जो शासन प्रशासन जो प्रोटेक्शन देता है, जो प्रोटेक्टर होता है, वो ऐसा हमारा रहता था कि लालू का कोई आदमी नहीं आ जाए थाना में। थाना अध्यक्ष जो है, एक विधायक से इतना डरता था, किसी को कहीं पिटाई बनाते थे। और सबसे बड़ी उसकी तुलना आज से नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि अपराध क्राइम बढ़ा है, कंट्रोल होना चाहिए, और ये फेलियर है कंप्लीटली सरकारी जो है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। चलिए अब मैं एक दो चीज और शॉर्ट में उस जंगल राज की परिभाषा, जो मैंने सर का लेख पढ़ा, क्योंकि बचपन से सर का मैं लेख पढ़ता हूँ, अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के हिमालयन टाइम्स पढ़ने की आदत मतलब शुरू से रही। तो उस लेख से मैं यही चीज मिलाता हूं कि तब में और अब में ये अंतर है कि अब अपराधी अपराध करके भाग जाता है, या तो अंडरग्राउंड हो जाता है, या उसको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। तो अपराधी अपराध करने के पहले अनाउंस करता था कि पटना में कुछ बड़ा करने वाला हो, अखबार के दफ्तर में फोन करके कहता था, अखबार में छपता था, और उसके 3 दिन के अंदर में जो है वो ब्रज बिहारी जैसे मंत्री की, दिग्गज मंत्री की हत्या हो जाती थी। तब हत्या के बाद जो है अखबार में फोन करके और पत्रकार को कहा जाता था कि मेरा नाम छापना, और तब चुनाव का टिकट जो है क्रिमिनल एंटीसीडेंट के आधार पर दिया जाता था कि 7 किता केस है तो इसको नहीं मिलेगा, जिसको 10 किता है उसको मिल जाएगा। और रौनक का अवधेश त्यागी था जी, बहुत बड़ा क्रिमिनल, और यहाँ पर ये थे कुशवाहा, टुनटुन कुशवाहा, वो इधर से अपराध करके वो ब्रिगेड में रहते थे, और वो उनके बारे में कहा जाता था अंडरवर्ल्ड में कि ये जो है दाऊद इब्राहिम का नेपाल पूरा सिंडिकेट देखता था वो टुनटुन कुशवाहा, ठीक है। टुनटुन कुशवाहा को अवधेश त्यागी ने जाके हत्या किया यहाँ ब्रिगेड में, और जब बॉर्डर पे आया तब मैं दैनिक जागरण में भी काम शुरू किया था, तो मेरे को फोन किया मेरा ही नाम लिखिएगा, दूसरे का नाम मत छपिएगा, वही मारा, मतलब तब हत्यारा के रूप में छपना गर्व की बात होती थी, ठीक है, ताकि उनका जो है इंडो नेपाल बॉर्डर से कलेक्शन जा सके, मतलब रंगदारी का पैसे का मतलब कानून नहीं था, रंगदारी का रेशियो बढ़ाना था, कलेक्शन बढ़ाना था। तब जो है हाईवे डॉन कहा जाता था विनोद सिंह को मोतिहारी में, ब्रिज बिहारी का संरक्षण था सब लोगों का, ये जो लोग थे, इधर देवेंद्र दुबे थे, उधर ये थे, कई लोग था, कई फेरे थे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर कुछ लोगों को बता दूं कि जो लोगों को लगता है कि लालू यादव सामंतवादी ताकतों को या मनुवादी ताकतों को के खिलाफ जो है वो गरीब तबके में आवाज दिए, देखिए मूर्खता से ज्यादा ये कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि उस समय भी डॉन सूरजभान सिंह हुआ करते थे, छोटन शुक्ला हुआ करते थे, विनोद सिंह हुआ करते थे, ये देवेंद्र दुबे हुआ करते थे। तो राज तो उन्हीं लोगों का चलता था जिसको कुछ लोग मूर्ख और सामंतवादी कहते हैं। असल सामंतवादी तो वो है जो बड़ी बड़ी दुकान और मॉल खोल के बैठा है और अपने इंडस्ट्री खोल के बैठा है और अपने अंदर में काम कर रहे हैं मजदूरों का शोषण करता है। लेकिन जिनके द्वारा जो कथित जो लालू यादव ने समझाया, अपने बेटा को तो नहीं समझा पाए, अगर समझा पाते तो कम से कम 10वीं पास करा लेते।
तो लेकिन दूसरे को जो समझा दिए कि मनुवादी ताकतों को हमने कंट्रोल किया, तो कहां कंट्रोल किए भाई? डॉन भी वही लोग थे जिनको आप मनुवादी समझाने की कोशिश किए, और एक धुर जमीन किसी बड़े जमींदार का कम नहीं कर पाए थे लालू यादव। हाँ, कम किए क्या? तो 90 के दशक के पहले हम लोग जो है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के वकील बना, सर सरकारी स्कूल से पढ़ के पत्रकार बने, सर के कई सारे दोस्त सरकारी स्कूल से पढ़ के जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और सरकारी स्कूलों से गरीब का बच्चा पढ़ करके डॉक्टर अम्बेडकर बन सकता था। लेकिन एक बार 90 में लालू जी ने कमान संभाली, आज सरकारी स्कूल से पढ़ करके गरीब का बच्चा चपरासी भी नहीं बन सकता है। ये स्थिति और ऐसी स्थिति जो है वो लालू यादव ने गरीबों को दिया। और जिसको ये लोग सामंतवादी कहते हैं, उनको जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसी ने किया तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब खैर, अब जो बात जो अपराध से शुरू हुई है, उसका अंत, उसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से 2-3 चीजों पर होना चाहिए। जैसे सर ने कहा, जर जोर जमीन 3 कारणों से हत्या हो रही है। जर यानी पैसा। अभी सबसे बड़ा जो सूद माफिया लोग हैं, उनका लिस्ट तैयार करके थाना वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज, सर्किल वाइज यानी इंस्पेक्टर सर्किल में जो आता है वो, अनुमंडल वाइज, ब्लॉक वाइज और जिला वाइज या राज्य के हिसाब से राज्यवार एक लिस्ट बनना चाहिए कि कौन कौन सूद माफिया है, सूद ब्याज के धंधे में कौन लोग है। इसके लिए से रिकॉर्ड निकाला जा सकता है कि एक ही आदमी का बार बार क्यों जो है वो उस तरह का केस हो रहा है, वो उस तरह का इंफॉर्मेंट कैसे बन रहा है, और उन सूद माफियाओं का लिस्ट बना करके उनके आपराधिक और आर्थिक अपराध की गतिविधियों पर काम करके उनको शंट किया जाना चाहिए। सूद ब्याज का जो धंधा है वो अगर खत्म हो जाए, बंद हो जाए, उन पर नियंत्रण हो, अंकुश हो, तो ये जो हत्याएं हुई, जो यहाँ अनिल सिंह की हत्या हुई उगम पांडे कॉलेज के बगल में मोतिहारी में, जो जीतन सहनी जी की हत्या हुई, मुकेश सहनी जी के पिताजी थे, जो रमाकांत यादव जो बालू माफिया थे उनकी हत्या हुई, इन तरह की हत्याओं पर रोक लग जाएगा। जो समस्तीपुर का एक पूरा परिवार सूद माफियाओं के आतंक से आत्महत्या कर लिया, उस पर रोक लग जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि लव अफेयर्स, ये जड़ का मामला हो गया, पैसे का मामला। दूसरा है जुर्म विवाद, यानी लव अफेयर्स का या शादी के बाद जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो विवाद है, उस पर क्या होना चाहिए कि सरकार को एक अलग से विभाग या मंत्रालय बना करके मास अवेयरनेस, जैसे परिवार नियोजन के लिए मास अवेयरनेस फैलाया जाता है, जगह जगह लिखा जाता है कि हाँ अगर निरोधक गोली को अपनाए, नसबंदी कराए, उसी तरह से एक मास अवेयरनेस होना चाहिए कि अपने बेटियों को, नाबालिग बेटियों को मोबाइल फोन न दे, नाबालिग बच्चों को बाइक ना दे, और अगर मोबाइल फोन दे तो पेरेंटल केयरशिप में दे। दूसरा कि गुड पेरेंटिंग की शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। तीसरा क्या कि लड़कियां जिस तरह से, लड़कियों का जो प्यूबिक एज आता है, उस एज में जिस तरह से काउंसिलेशन होता है, उसकी दादी नानी मौसी माँ लोग काउंसिलेशन करता है, उसी तरह लड़के जब प्यूबिक एज में जाए, जब किशोरावस्था में एडोलसेंस एज में जाए, तो उनको खूब जम के उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ जो है ऐसा हो जाएगा, दूसरे की बहन को अपनी बहन मानो, दूसरे की माँ को अपनी माँ मानो, इस तरह का जम के काउंसिलेशन होने चाहिए। अगर तुमको किसी से लव अफेयर्स होता है, लव होता है, तो ये हार्मोनल नीड्स है जिसको तुम प्यार समझ रहे हो, और अगर ये प्यार है तो टूटने के बाद तो तुमको उसकी भलाई की कामना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो है राधा के साथ जब नहीं हुए तो कहा मैया जाकर के थाना में केस कराई, चाहे कृष्ण भगवान कहाँ जाकर के जो है उनका वीडियो वायरल किए, जबकि भगवान श्री कृष्ण के पास संजय जैसा जो है वो सीसीटीवी फुटेज था, बर्बरिक जैसा सीसीटीवी जो है वो लाइव ब्रॉडकास्टर था, वो चाहते तो राधा जी का भी जो है वो उस तरह से कर सकते। तो भगवान अगर प्रेम के साक्षात देवता, अगर भगवान श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, माँ से बिछड़े एक बार भी माँ के लिए नहीं रोए, फिर जो माँ लालन पालन की उनसे बिछड़े उनके लिए भी नहीं रोए। तो मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है, इस बात को ढंग से समझाया जाना चाहिए, काउंसिलेशन होना चाहिए ताकि लव अफेयर्स में मौतें जो हो रही है वो खत्म हो। दूसरा, थाना जिलों में भूमि विवाद निपटारा के लिए क्यों नहीं बन जाता है, और अलग से कुछ जो है वो इस तरह का टास्क फोर्स क्यों नहीं पुलिस बनाती है लैंड डिस्प्यूट के लिए कंट्रोल टास्क फोर्स, ताकि अगर कोई आदमी उसमें आवेदन दे, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे, तो उस आवेदन के बाद पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैयार रहे कि भाई यहाँ बाउंड्री होना है या यहाँ गड़े सोजियाना है, पुलिस तैयार वहां पे पर्याप्त मात्रा में रहे। ठीक है, पुलिस का जो है वो बीएनएस में और बीएनएसएस में ही वो दखल कर सकती है, उसी के अनुसार काम कर सकते हैं, सीपीसी के अनुसार काम नहीं कर सकती है, लेकिन क्राइम तो कंट्रोल कर सकती है। देखिए, और जब भूमि विवाद से ही ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, तो ये कह देना थानों पर जाते के साथ में भूमि विवाद है, सीओ साहब देखेंगे, अब उसको जो है वो 1 घंटे के अंदर में फैसला चाहिए, आप जो है शनिवार को बुला रहे हैं, वो भी शनिवार को क्या बुला रहे हैं, तो सीओ साहब दोनों के कागज देखेंगे, कहेंगे अब कागज लेके अगले सप्ताह आओ, फिर उसके अगले सप्ताह बुलाएंगे और सीओ साहब कुछ नहीं कर पाते।
तो एक ऐसा सक्षम प्राधिकार होना चाहिए, इसके लिए एक सक्षम व्यवस्था होनी चाहिए। जो फैसला वर्षों में कोर्ट में आए, उस उतनी जल्दी व्यवस्था नहीं सुधरनी है, लेकिन कम से कम इतना जरूर हो कि भूमि विवाद में जो हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, उसको रोकने के लिए उस विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, या पुलिस के उस विंग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर आपको सूचना थी तो आप पर्याप्त मात्रा में वहां पे क्यों नहीं खड़े थे। तो हमको लगता है कि 97% तक, और जो बाइक चेकिंग अभियान हो रहा है वो फाइन कलेक्शन तक ही जो ये सीमित रह गया है, उसमें डिकी चेक, पेंच चेक, मेटल डिटेक्टर से चेक, इसको भी शामिल किया जाए। और जनता भी पुलिस का भरपूर सहयोग दे, वहां पावर नहीं दिखाने लगे, हम वकील साहब कैसे चेक करा सकते हैं, हम पत्रकार साहब कैसे चेक, एकदम हम करा सकते हैं। आप आइए, पूरा हमारा चेकअप करिए, अगर हमारे पास से जो है कोई हथियार मिलता है तो आप हमको गिरफ्तार करिए। तो मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन हो जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई लैंड डिस्प्यूट होता है ना जी, तो ये एक मिल्किंग काउ की तरह पुलिस लिए रहता है। जब चाहो दो, ठीक है जी, दोनों पक्षों से। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, हम 160 कर सकते हैं, 144 कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 144 करने में भी ये लोग काफी जो है कि एक पक्ष का मतलब इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जो आदमी कब्जा में घुस गया अंदर तो चॉइस कर दिए, जहाँ है वहां रह गया, ऐसा काम ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से हत्याएं होती है ना। और ये लोग सीओ को इन्वॉल्व करते हैं। सीओ क्या करेगा, कागजात देख के एक डिसाइड करता है। सीओ जमाबंदी देखता है, ठीक है। सीओ टाइटल कैसे देख पाएगा, टाइटल तो कोर्ट देखेगा, कोर्ट देखेगा। तो इस तरह का जहां मामला है तहां सीओ को देखना चाहिए, भाई दोनों आदमी अगर डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, दोनों पक्ष अगर जमाबंदी दिखा रहा है, कागजात उसके पास वैलिड है तो जाए टाइटल में जाए, और नहीं तो कागज देख के आप डिसाइड कर सकते हैं किसके पास कागज है, किसके पास कागज नहीं है। उसी वक्त कह सकते हैं कि भाई तुम दादागिरी कर रहे हो, तुम पे एफआईआर होगा, 387 में तुम पे केस किया जाए, दादागिरी कर रहे हो, जिसका जमीन है तो है, ठीक है। या स्टेटस को कर दे, वहां पर कोई नहीं जाएगा, जाओ कोर्ट से फरियाद लाओ। स्पष्ट लोग को डिसीजन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हत्याएं होती हैं। अंत में जो है कोई एक पक्ष जो क्या करता, अभी क्या हुआ वहां पर हरसिद्धि में, भूमियार लोग की जमीन थी, कुछ दूसरे कास्ट वाले लोग जो है जाकर बजाते कब्जा किए ट्रैक्टर से, और वीडियो बना के और भोजपुरी का गाना लगाए, क्या क्या कौन का करी जो गाना सब चल रहा है आजकल, और बजाते ट्रैक्टर चलवा के लगभग कुछ बीघा में जमीन उसको कब्जा कर लिया गया। श्रीकांत सौरभ की जमीन थी, और उसके बाद जो है अब ये लोग गया जमीन को अपना लेन दोबारा जोतने। तब क्या हुआ, फरसा से आया, फरसा चलने लगा, ड्राइवर के जो चला रहा था ट्रैक्टर का ड्राइवर था, उसके हाथ काट दिया गया फरसा से, वो लेके भागने का प्रयास किया, चपेट में एक आदमी आ गया, उसकी मौत हो गई। सब किसी पे जो है हत्या कहा मतलब एफआईआर दर्ज हो गया। हरसिद्धि थाना का बहुरूपिया गांव, हाँ, तो वहां भी देखिए दो पक्षों में जो है वो मारपीट हुआ और हत्या हो गई। तो इसके लिए होना ये चाहिए था कि पुलिस ये बहाना न करे कि नहीं जमीनी विवाद मेरे अंडर में नहीं है। अरे जमीनी विवाद आपके अंडर में नहीं है, आप चाहे तो बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती पुलिस की करके मारपीट या क्राइम को रोक सकते हैं। ये तो कर सकते हैं आप बार बार जो है वो लोगों को रोकिए कि भाई कागज दिखाओ और या तो सहमति से आओ, दोनों पक्षों की सहमति हो तब आकर के यहाँ पे काम करो, डंडे खींचो या बाउंड्री करो, जो करो। नहीं तो आप जजमेंट लेके आइए, बीच में आप लाठी लेके आइएगा, इसको तो रोकिए, लाठी गोली और फरसा को तो रोकिए। लाठी गोली बंदूक लेके आप आते हैं, भीड़ झुंड लगा के आते हैं और कब्जे के प्रयास करते हैं, इसको तो आप रोक सकते हैं, वहां लॉ एंड प्रॉब्लम होगा, अगला भीड़ लगाएगा तो अगला भी लगाएगा। और एक चीज जान लीजिए, अगर काउंसिलेशन पार्ट सही नहीं हुआ और जन जागरूकता नहीं फैलाई गई और जमीनी विवाद और लव अफेयर्स और ये सूदखोरी का, सूद माफियाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, तो जब डीजीपी विनय बाबू जैसे ईमानदार, कट्टर छवि के ईमानदार लोग डीजीपी हो, कुंदन कृष्णन जो 2005 में केंद्र ने उनको बुलाया था, भूटा सिंह राज्यपाल थे, उन्होंने बुलाया था, नीतीश कुमार या लालू यादव नहीं बुलाते लोग, अब पता नहीं बुलाते लोग कि नहीं, लेकिन उन्होंने बुलाया और नतीजा क्या हुआ कि पटना को क्राइम फ्री बनाया कुंदन कृष्णन साहब ने। ये डीजीपी साहब हम लोगों के एसपी रहे, हम लोगों ने देखा कि अपराधी तर तर कांपते थे, विनय बाबू का नाम आते अपराधियों की मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाती थी, इतना खौफ था। स्वर्ण प्रभात जैसे सक्षम पदाधिकारी जो कि गर्व है, लोग जो है वो कहते हैं कि भाई मोतिहारी जैसा एसपी हम लोग यहाँ तक क्राइम के बाद जो पोस्ट क्राइम जो एक्शन हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत बेजोड़ एसपी का। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कहाँ रोकेगी अगर सूद माफियाओं पर कंट्रोल नहीं हुआ, लव अफेयर्स के प्रति जागरूकता नहीं फैलाई गई और सरकारी स्तर से जमीनी विवाद पर कुछ काम नहीं हुआ। क्या सर? बिल्कुल, यही सारे सॉल्यूशन थे। और जंगल राज में क्या अंतर है और अभी के क्राइम में क्या अंतर है, क्या इसका सॉल्यूशन है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हम लोगों ने बात किया। आप लोग पूरा वीडियो अगर देख चुके हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्राय लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे व्यूज की चिंता नहीं होती है तो मैं बना देता हूँ। जय हिंद।